हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि कैसे पेशवा की जो पोजीशन थी वो प्रोमिनेंस में आई और पेशवा की पोजीशन हमने देखा कि छत्रपति शिवाजी के टाइम में भी एग्जिस्ट करती थी। और शिवाजी के समय पर एक सिस्टम था अष्टप्रधान का, और इसमें जो है पेशवा की पोजीशन हुआ करती थी। हमने देखा कि शिवाजी के बाद उनकी फैमिली के अंदर सक्सेशन वॉर हुई। फिर सबसे पहले तो संभाजी आए थे पावर पर, और फिर उस समय जब वो पावर पर आए थे तो उन्होंने अपने भाई राजा राम को जेल में भी डाला था। और उन्होंने अपने नहीं, औरंगज़ेब के बेटे अकबर टू को भी कन्विंस कर दिया था कि औरंगज़ेब को मारेंगे और फिर तुम्हें राजा बना देंगे। और फिर संभाजी के जो बेटे थे शाहू, उनको भी जेल में डाला गया था औरंगज़ेब द्वारा, ये भी हमने देखा। औरंगज़ेब ने फिर कोशिश की थी कि संभाजी के बाद उनके भाई राजा राम को भी मारे, तो फिर इस तरह राजा राम की भी मृत्यु हो जाती है 17 में ही। और उसके समय पर, राजा राम के समय पर, उन्होंने जो अपनी पॉलिटिकल पावर थी वो पेशवा को दी थी हुकूमत पाने के थ्रू, हमने देखा था। और जो पेशवा थे उस समय वो थे रामचंद्र पंत अमर्त्य। इनको हुकूमत पाना दिया गया था। तो फिर जब वो ये पेशवा थे तो फिर इन्होंने मराठा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया। इन्होंने मुग़लों को भी रोकने की कोशिश की। इनके समय पर फिर ताराबाई भी थी, और इन्होंने जब ये पेशवा थे ताराबाई को सपोर्ट किया था। पर 1707 आने तक चीज़ें बदल गई। बाय 1707 थिंग्स चेंज। ओके। अब जो है शाह आलम वन ने अपने वज़ीर जुल्फ़िकार खान के साथ डिस्कस करके शाहू जी को रिलीज़ कर दिया। फिर शाहू ने अपनी पावर क्लेम की कि मैं हूँ सच्चा जो वंशज हूँ। फिर ताराबाई तो रिलक्टेंट थी इस बारे में, है ना। फिर बैटल ऑफ खेड़ होती है, और फिर शाहू जी जो हैं वो एस्टेब्लिश हो जाएंगे सतारा पर। और जो राजा राम की फैमिली है वो कोल्हापुर चली जाएगी। जो सतारा ब्रांच वाली डायनेस्टी है ये अब प्रोमिनेंट इमर्ज होगी, ये प्रोमिनेंस पर आएगी। और शाहू जी की मदद की थी बालाजी विश्वनाथ ने। ओरिजिनली बालाजी विश्वनाथ पेशवा नहीं थे, पर इन्होंने खेड़ की युद्ध में शाहू जी की मदद की थी। अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू इन्होंने बाकी मराठा सरदारों को अपने फेवर में लाया था। तो जैसे हमने कान्होजी आंगड़े की कहानी भी देखी, जो कि मराठा नेवी के चीफ थे। तो फिर इनके टाइम पे, बालाजी विश्वनाथ के टाइम पर, पेशवाशिप अब हेरिडेटरी बन गई। और फारूक सियार के समय पर इन्होंने, पेशवा ने, बालाजी विश्वनाथ ने मुग़ल सनद भी ली। सनद यानी कि अब से जो है मुग़ल एम्परर उनको 1719 में लिख के दे रहे हैं कि आप अब यहाँ साउथ में एक शासक के रूप में रिकग्नाइज किए जाते हो। आपको दक्कन में कोई चैलेंज नहीं कर सकता, आप यहाँ के एकमेव राजा हो। तो इस चीज़ को हम मैग्ना कार्टा फॉर मराठा भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? मैग्ना कार्टा फॉर मराठा। ये 1719 में दी थी। इसको मुग़ल सनद भी कहते हैं, इस चीज़ को मुग़ल सनद। तो फारूक सियार ने एक तरह से दो मैग्ना कार्टा दिए अपनी लाइफ में। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जब उसने बंगाल दिया, बंगाल में ट्रेड करने की परमिशन दी बिना परमिट के, और ख़ुद उनको परमिट इशू करने अलाउ किया था। और दूसरा हम देखेंगे कि मराठाओं को दिया उन्होंने सनद, मुग़ल सनद। तो जब बालाजी विश्वनाथ थे पेशवा, उस समय उन्हें फारूक सियार से मिली थी ये मुग़ल सनद। और बाद में फिर पेशवाशिप हेरिडेटरी हो गई, है ना। और बाद में यही बालाजी विश्वनाथ जो हैं,
ये फारूक सियार की भी गाड़ी पलटा देंगे। ऑल्सो जो कोल्हापुर ब्रांच थी, उस ब्रांच को कमज़ोर करने का काम भी इनके समय से ही शुरू हो गया था। डिफरेंस जो था कोल्हापुर और सतारा ब्रांच के बीच में, वो लगभग आपका 1731 में जा कर के सेटल होगा, और ये सेटल होगा आपका ट्रीटी ऑफ वर्ना से। ट्रीटी ऑफ वर्ना से इन दोनों ब्रांचेस के बीच में जो डिफरेंसेस है वो सेटल होंगे। किन ब्रांचेस के बीच में? कोल्हापुर ब्रांच और सतारा ब्रांच के बीच में। कोल्हापुर ब्रांच तो बल्कि आज के टाइम में भी जिंदा हैं उनके डिसेंडेंट्स। तो बालाजी विश्वनाथ एक किंग मेकर के रूप में एमर्ज हुए। ये शुरुआती समय में सूबेदार थे पुणे में, फिर इन्होंने छत्रपति शाहू की मदद की जिस समय कोई नहीं कर रहा था, और फिर जब कुछ और छोटे मोटे मराठा सरदार उन्होंने बगावत की शाहू जी के सामने, जैसे कि एक छोटा राजा था जादव डायनेस्टी का, उसने की थी शाहू जी के सामने बगावत, तो फिर उस समय जो बालाजी विश्वनाथ थे वो खड़े रहे शाहू जी के साथ, और जो मराठा चीफ थे वो भी शुरुआती दौर में अगेंस्ट थे इनके शाहू जी के, बट बाद में उनको फेवर में लाया अपनी डिप्लोमेसी का यूज़ करके बालाजी विश्वनाथ ने। तो हम देखेंगे कि काफ़ी मराठा सरदार जो थे वो शाहू जी के फेवर में आ गए। क्यों आए? क्योंकि बालाजी विश्वनाथ ने अपनी डिप्लोमेसी का यूज़ किया, और अंत में हम देखेंगे कि वो इतने बड़े किंग मेकर बन गए कि उन्होंने फारूक सियार की गाड़ी भी पलटा दी, और उन्होंने मुगल्स को डेक्कन से जाने के लिए कहा, और मराठाओं को एकमात्र रूलर बनाया उन्होंने डेक्कन का, और इन्होंने पेशवाशिप को भी हेरिडेटरी बनाया ताकि इनका जो पुत्र बाजीराव वन, जो अब नया पेशवा बनेगा इनके बाद, और फिर इन्होंने साथ में जो मराठाओं का राइट था रेवेन्यू कलेक्ट करने का इस एरिया से, वो लिया इन्होंने मुगलों से, है ना। तो ये जो रेवेन्यू था जो मराठास कलेक्ट करते थे, ये दो टाइप का था मेनली। एक टाइप था जिसको कहते थे चौथ यानी कि 1/4, है ना, और दूसरा जो था वो था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी एक ऐसा रेवेन्यू सिस्टम था जिसमें 10% एक्स्ट्रा कलेक्ट किया जाता था। इसमें सरदेशमुखी में 10% एक्स्ट्रा आपका उन जगहों से लिया जाएगा जो कि मराठाओं की हेरिडिटरी लैंड्स थी। हेरिडिटरी लैंड्स यानी कि अगर मराठा या फिर उनके एंसेस्टर्स ने किसी जगह से चौथ ली है और पास्ट में, तो वो उनकी हेरिडिटरी लैंड हुई एक तरह से। मतलब जो भी इनकी हेरिडिटरी लैंड है वहाँ से चौथ तो लेंगे ही, चौथ के साथ साथ ये 10% एक्स्ट्रा सरदेशमुखी भी लेंगे। तो ये थी सरदेशमुखी, 10% जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, ये इसको सरदेशमुखी कहते हैं। तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो आजकल के सरचार्ज से या फिर सेस से, है ना। जैसा आजकल के टैक्सेशन में आपको देखने को मिलते हैं, सरचार्ज देखने को मिलता है, आपको सेस देखने को मिलता है, तो वैसा ही। तो वे लोग जो सरदेशमुखी कलेक्ट किया करते थे वे लोग थे देशमुख थे वो, ठीक। ये वही देशमुख हैं जिनकी शक्ति जो है धीरे धीरे छत्रपति द्वारा कम की जाएगी, क्योंकि छत्रपति चाहते थे कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वो अपने हाथों में रखें। तो चौथ ली जाती थी मराठाओं द्वारा एज अ प्यूनिटिव टैक्स। कुछ लोग इसको प्रिवेंटिव टैक्स भी कहते हैं। दोनों की अलग इंटरप्रिटेशन है। प्यूनिटिव टैक्स की अलग इंटरप्रिटेशन है और प्रिवेंटिव टैक्स की अलग इंटरप्रिटेशन है। ये डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्ज़ाम में और आप कैसा आंसर लिखोगे। तो चौथ का मतलब ये हुआ कि जो भी एक्सटेंशंस थे, जैसे मान लो कोई एरिया है तो वहाँ पे जैसे मराठा धमकी देते थे कि तुम हमें चौथ दो इस जगह से, वरना हम तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे, वी विल पनिश यू आफ्टर डूइंग रेड ऑन यू। तो जो रेट था मराठाओं का
हमला करने का, वो उससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता था उस राज्य का जिस पर मराठा हमला करते थे। तो इस वजह से चौथ दी जाती थी। तो कुछ लोग जो है वो सामने से आकर के चौथ देते थे कि भैया आप हमारे वहाँ पर रेड मत करना, यानी कि चौथ वो देते थे टू प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम रेड्स ऑफ मराठा। तो एक केस तो ये हुआ, और जहाँ पर एक केस ये हुआ जहाँ पर मराठा धमकी दे करके चौथ लेंगे, इसको हम प्यूनिटिव टैक्स बोलेंगे। एक केस था पहला वाला प्रिवेंटिव में ये था कि एक पर्सन खुद सामने से आकर के चौथ दे रहा है कि लो आप हमारे ऊपर हमला मत करना, और दूसरी जगह मराठा धमकी दे रहे हैं और फिर उनसे वो चौथ वसूल कर रहे हैं। तो ये एक तरह से प्यूनिटिव टैक्स हो गया। तो वो कहते थे कि हम आपको पनिश कर रहे हैं इसलिए आपसे चौथ ले रहे हैं, है ना। दूसरे केस वो था जब राजा आपको खुद आकर पैसे दे रहा है ना, कि देखो आप बहुत शक्तिशाली हो और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे राज्य में रेड ना करो, आकर तुम लूट ना करो, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन टूट ना जाए, इसलिए हम आपको ये प्रिवेंटिव टैक्स के रूप में चौथ दे रहे हैं। तो ये इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है और सरकमस्टांसिस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस बेसिस पर चौथ को देख रहे हो। ये जो चौथ है वो मराठा ने ऑलमोस्ट पूरे भारत से लिया था, नॉर्थ से भी लिया, साउथ से भी लिया, ईस्ट से, वेस्ट से, जबकि सरदेशमुखी जो था वो मराठा सिर्फ उसी जगह से लेते थे जिसको वो अपनी हेरिडेटरी लैंड कहा करते थे। और हिस्टोरिकली जो ये लैंड थी, जो इनके एंसेस्टर्स के अंडर लैंड थी, तो ये तो साउथ में ही थी आपकी मैक्सिमम लैंड, है ना, क्योंकि आज की उस समय पर मराठा हमेशा से डेक्कन में ही रहे हैं, नॉर्थ में तो गए नहीं थे। तो यानी कि सरदेशमुखी वो मैक्सिमम साउथ के एरिया से ही कलेक्ट करेंगे, नॉर्थ में तो क्योंकि उनकी कोई हेरिडिटी लैंड थी नहीं। तो मराठा ये कहते थे कि हो सकता है आजकल प्रेजेंट टाइम में करंट सर्कमस्टांसिस की वजह से ये ज़मीन तुम्हारी है, पर हिस्टोरिकली ये हमारी थी, तो इस वजह से तुम्हें सरदेशमुखी देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ये हमारा मालिकाना हक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे एंसेस्टर्स रूल किया करते थे, इस वजह से यहाँ पर एक्स्ट्रा 10% ऐड किया जाएगा। तो आप लोगों को ये दोनों टैक्सेस याद रखने हैं। मराठास की सबसे बड़ी धमकी यही होती थी कि हम यहाँ पर चौथ वसूल करने आ रहे हैं। कहीं कहीं पर सरदेशमुखी वसूल करते थे वो, और नॉर्मली सरदेशमुखी जैसा कि मैंने आपको कहा डेक्कन तक ही लिमिटेड रहेगी, क्योंकि यही इनकी हिस्टोरिकल लैंड थी। बाहर तो ये 18th सेंचुरी के बाद ही आए हैं। तो गुजरात से चौथ लेंगे ये लोग, डेक्कन के ज़्यादातर एरिया में चौथ और सरदेशमुखी आपको दोनों मिलेगी। उसकी भी खासियत आपको मिलेगी कि जहाँ छत्रपति का जो हिंदवी स्वराज था, जहाँ छत्रपति का सीधा सीधा राज था, वहाँ से ये लोग चौथ नहीं कलेक्ट करते थे। इनका ये मानना था कि हम तो किसानों के राजा हैं, हम तो रैयतों के राजा हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज कॉल्ड एज रैयताच राजा, मराठी में इनको रैयताच राजा कहा जाता था। तो हम हमारे किसानों का शोषण थोड़ी करेंगे चौथ लेकर के ही, तो ये था इनका पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो फिर दूसरे नेबरहुड किंगडम से चौथ लिया करते थे। तो आपको बस ये दोनों टैक्सेस का बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो ये सिस्टम छत्रपति के समय से चलती आ रही है और ये पेशवा के समय भी चालू रहती है। तो जिस तरह से मराठा स्ट्रॉन्गर होते जाएंगे, इनकी कलेक्शन ऑफ चौथ भी बढ़ेगी, तो ये इनकी कलेक्शन का बढ़ना, यानी कि ये चीज़ें दूसरी राजाओं के लिए डेट्रीमेंटल होती जाएंगी। तो बालाजी विश्वनाथ ने स्टार्ट किया था चौथ कलेक्ट करना डेक्कन में, क्योंकि इनको मुग़ल सनद मिली हुई थी। और बालाजी विश्वनाथ के बाद इनके बेटे बाजीराव वन का, जो कि जिनका फेमस डायलॉग है मूवी के अंदर, चीते की चाल बाज की नज़र और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। तो बाजीराव वन जो हैं उन्होंने कंप्लीट किया था शिवाजी का सपना, क्योंकि उनका सपना ये था कि हिंदू पदशाही रहनी चाहिए, यानी कि एक शासक के रूप में जो मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत में आकर के जो पॉलिटिकल सिस्टम बनाया था,
उसकी जगह पर हिंदवी साम्राज्य होना चाहिए, यानी कि एक लोकल राजा यहाँ का रहेगा। इस बेसिस के रूप में बाजीराव वन ने छत्रपति के का सपना पूरा किया, इसलिए बाजीराव वन को कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर। रियल फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है बाजीराव वन को। तो इन्होंने बाजीराव वन ने पुणे से सब सिस्टम चलानी शुरू की और कहा कि हम पुणे से दिल्ली तक जाएंगे। फिर सबसे पहले इन्होंने निज़ाम को भी हराया था, जो कि हैदराबाद का शासक था। ये उसी पीरियड की बात है जब असफ जहाँ अपने आप को इंडिपेंडेंट करके दिल्ली से आए थे। ऊपर रंगीला नाम का शासक बैठा हुआ था दिल्ली में 1720 से लेकर के 48 तक, और इन्होंने फिर वर्ना की ट्रीटी भी की और अल्टीमेटली कोल्हापुर की ब्रांच को अपने अंडर में सबमर्ज करवाया। गुजरात और मालवा वाला जो रीजन था वो भी इन्होंने जीता, और आज के सेंट्रल इंडिया और गुजरात वाला रीजन भी जीता। इनफैक्ट जब ये मालवा से ऊपर गए तो इनकी कन्फ्लिक्ट बुंदेलखंड में हुई अफगानों के साथ। आपने अगर बाजीराव मस्तानी पिक्चर देखी है तो उसमें शुरुआत में देखा होगा कि दीपिका पादुकोण आती है पेशवा से मदद मांगने के लिए। वो कहती है कि मैं राजा छत्रसाल की बेटी हूँ और हमारे ऊपर अफगान्स हमला कर रहे हैं। तो वो जो नाम लेती है वो नाम लेती है मोहम्मद बंगश का। वो कहती है कि मोहम्मद बंगश की आर्मी ने बुंदेलखंड में एंट्री ले ली है और हमारे राज्य को दबाने की कोशिश कर रही है। तो पहले इनिशियली रणवीर सिंह इस चीज़ के लिए मदद के लिए एग्री नहीं होता, पर बाद में आप देखोगे कि वो एग्री हो जाता है और फिर वो जा कर के अफ़गानों को हरा देता है। और अफ़गानों को हराने के बाद ये फिर से एक बार निज़ाम को हराता है। इस पीरियड में सालसेट और बसीन जो ये पोर्ट थे, आज का यानी कि बॉम्बे वाला रीजन हो गया है ना। बॉम्बे में भी बसीन मतलब आज का बसई वाला एरिया है, और सालसेट भी मुंबई के आसपास का टापू हुआ करता था। ये सब के सब पुर्तगीज़ के पास बचा हुआ था इस समय पर। बाजीराव वन के पीरियड में सालसेट और बसीन का जो एरिया है, यानी कि आज की डेट में मुंबई के पोर्ट वाले एरिया में है ये रीजन। तो ये जो एरिया थे ये उस मुंबई के पास के टापू हुआ करते थे ये, और ये सब का सब पुर्तगीज़ के पास बचा हुआ था उस टाइम पर। तो हम देखेंगे कि बिटवीन 1722 से लेकर के 1739 तक, 1722 से लेकर के 39 तक पुर्तगीज़ की भी काफ़ी पिटाई हुई, और इवेंचुअली इन्होंने पुर्तगीज़ को बॉम्बे से भी खदेड़ दिया, और उसके बाद सिर्फ गोवा वाले विस्तार में ही पुर्तगीज़ रहेंगे। इनफैक्ट गोवा को भी इन्होंने ब्रीफली ऑक्यूपाई किया था बाजीराव वन के पीरियड में, और पुर्तगीज़ के अंदर फिर उस समय फड़फड़ाहट आ गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात पर मज़ा आया क्योंकि ऑब्वियसली पुर्तगीज़ उनके दुश्मन थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम एड़ा बनकर पेड़ा खा रही थी, क्योंकि अगर पुर्तगीज़ हारेंगे तो ट्रेड में ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी को एडवांटेज मिलेगी, और अगर मराठा हार गए तो भी कंपनी को फ़ायदा है क्योंकि एम्पायर बिल्डिंग की स्टोरी चलती रहेगी। तो कहानी ये मिलती है कि जो बाजीराव वन थे वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उन्होंने अपना ऑलमोस्ट नया साम्राज्य खड़ा कर दिया था। इन्होंने आज तक ज़िंदगी में युद्ध नहीं हारा कोई भी, और इन्होंने एक कॉन्फिडरेसी खड़ी की, अलग अलग मराठा सरदारों को अलग अलग जगह बैठाया। गायकवाड़ को बड़ौदा में, सिंधिया को ग्वालियर में बिठाया, होलकर को इंदौर में, शाहू जी खुद सतारा में बैठते हैं, और पेशवा खुद पुणे में बैठेंगे, और रघु जी भोंसले बेरार में बैठेंगे, और बेरार यानी कि आज के नागपुर के अंदर पड़ता है ये।
और आज के कोंकण रीजन में एक विस्तार है जिसका नाम है जंजीरा। यहाँ पर बहुत सारे सिद्दी राजा थे। सिद्दी एक अफ्रीकन ट्राइब है। ये बहुत सालों पहले मेडिवियल एरा में भारत में आए थे। गुजरात में भी मिलेंगे ये आपको, मैंगलोर की तरफ भी, और महाराष्ट्र में भी दिखेंगे। तो बाजीराव वन ने जंजीरा टापू के ऊपर आक्रमण करके सिद्दियों के ऊपर भी कंट्रोल किया था। इनके कार्यकाल में ही रंगीला को मार खानी पड़ी, मुगलों का पतन होता है, नादिर शाह ने अटैक किया था। इनफैक्ट अगर ये अलाइव होते तो शायद हमें कहानी अलग ही मिलती, पर यंग एज में अराउंड जब ये 40 साल के थे, ही पास्ट अवे, अ पेशवा हु नेवर लॉस्ट एनी बैटल। इन्होंने मराठा एम्पायर को रियलिटी में एस्टेब्लिश किया था। ग्वालियर में, गुजरात में, नागपुर में, इन सब जगह पर मराठा सरदारों को इम्प्लांट किया था। इन्होंने कार्नेटिक स्टेट को अपने अंडर लिया था। कार्नेटिक के नवाब दोस्त अली को लुढ़का दिया था। उसके जमाई चंदा साहिब को किडनैप किया था। बाजीराव बहुत ही क्लियर कट बताने की कोशिश करते हैं कि आई एम जस्ट अ सर्वेंट ऑफ शाहूजी महाराज हु इज़ सिटिंग इन अ प्लेस कॉल्ड सतारा। बाजीराव के बाद अब इनकी फैमिली में संघर्ष शुरू होगा, जैसा कि शिवाजी की फैमिली में हुआ था राजा राम और संभाजी महाराज के बीच में। अब बाजीराव के संतान थे नाना साहिब। इनका नाम था बालाजी बाजीराव, यानी कि दादा और पिता के नाम को एक साथ इकट्ठा कर दो, बालाजी और बाजीराव। इनके ब्रदर थे रघुनाथ राव। जैसे ही बाजीराव वन की मृत्यु हुई, बाजीराव वन ने लगभग 1720 में रूल करना शुरू किया था और इनकी मृत्यु हुई थी 1740 में। तो उसके बाद फिर कन्फ्लिक्ट हुआ था, पर जो मराठा सरदारों की मंडली थी उन्होंने डिसाइड किया कि हम नाना साहिब को पेशवा बनाएंगे। तो नाना साहिब भी लगभग 19 साल की उम्र में पेशवा बने थे। इसमें मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन है, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, तो हाँ, नाना साहिब भी 19 साल की ईयर में पेशवा बने थे, जब ये 19 साल के थे। और इनके पिताजी बाजीराव 20 साल की जब उम्र में थे तब वो पेशवा बने थे। तो अब जब हम देखते हैं कि नाना साहिब ने मराठा एम्पायर को कटक से अटक तक पहुंचाया, तो जिसने फाउंडेशन स्टार्ट की अच्छे से वो थे बाजीराव, इसलिए उनको कहा जाता है रियल फाउंडर। और उनके बाद एम्पायर को, मराठा एम्पायर को जिसने क्लाइमैक्स पर लाया वो थे नाना साहिब। अटक जो जगह है वो पेशावर के पास है और कटक आपका उड़ीसा में है। तो इन्होंने कटक से लेकर अटक तक मराठा एम्पायर को पहुंचाया। तो फिर जो क्लाइमैक्स है एम्पायर बिल्डिंग है, ये एम्पायर बिल्डिंग अपने क्लाइमैक्स पर इन्हीं के टाइम में पहुंचेगी, नाना साहिब के टाइम में। और मराठा एम्पायर एक्सपेंड होगा नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक, और ऑल्सो इवेंचुअली अल्टीमेटली अपने डाउनफॉल की तरफ भी जाएगा। 1749 में शाहूजी महाराज की मृत्यु होती है। ये वही शाहूजी महाराज हैं जो 1707 में जेल से छूटे थे। और जब इनकी मृत्यु होती है फिर दोबारा से क्राइसिस आएगा मराठाओं में, क्योंकि इनका कोई डिसेंडेंट नहीं था। तो उस समय के पीरियड में एक आदमी आता है जो डॉक्यूमेंट्स दिखाता है और वो कहता है कि मैं शाहूजी महाराज का अडॉप्टेड लड़का हूँ, मुझे उन्होंने गोद लिया था। तो इस वजह से पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट हो जाता है मराठाओं के अंदर कि अब कौन बैठेगा शाहूजी की गद्दी पर, कौन उनका डिसेंडेंट बनेगा। अब पॉसिबिलिटी थी कि अगर कोई डिसेंडेंट नहीं है तो पूरी की पूरी पावर पेशवा के हाथ में चली जाएगी और फिर कहानी बदलेगी। तो एक तरह से यहाँ पर अंदरूनी पावर स्ट्रगल था और अंत में नाना साहिब 1750 में वो पेशवा को परमानेंट कर देंगे और कहेंगे कि पेशवा ही अब सबसे अधिक शक्तिशाली है और जो शासक है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
और जिस आदमी ने क्लेम किया था कि वो अडॉप्टेड सन है शाहूजी महाराज का, उसको बहरूपिया करार दिया गया। और इस आदमी का नाम, जिसने अपने आप को अडॉप्टेड सन क्लेम किया था, इसका नाम था राजा राम टू। ओके, इसका नाम था राजा राम टू। तो एक किला था जिसका नाम था सनोला। इसके अंदर फाइनली, संगोला था किला का नाम। इसके अंदर फाइनली एक क्रांति होती है, जिस क्रांति के द्वारा पेशवा ने कहा कि पेशवा अब सबसे सर्वोपरि है और राजा का कोई महत्व नहीं है। इनफैक्ट जो व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है पावर के ऊपर, वो भी वह रूपिया है। उसको संगोला क्रांति कहते हैं। इसको संगोला रेवोल्यूशन के रूप में पहचानते हैं हम लोग। इसको संगोला एग्रीमेंट के रूप में भी पहचानते हैं। तो 1749 और 50 की इस घटना में पेशवा सर्वोपरि हो गया और सतारा के अंदर बैठी हुई कोई भी डायनेस्टी या कोल्हापुर के अंदर बैठी हुई यहाँ शिवाजी की जो भी वंशज थे, उनकी कोई प्रोमिनेंस अब नहीं रहेगी। So under the Sangola agreement, Peshwaship became supreme now. All the Maratha Sardar, whether Gaikwad, होलकर, भोंसले एक्सेट्रा, सबको अब पेशवा का मानना पड़ेगा। अब नाना साहेब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए थे, उनके सामने कोई भी अब 10-10-2-2 नहीं कर सकता था। इन्होंने कहा कि आज के बाद पूरी की पूरी सिस्टम पेशवा चलाएंगे। बाय द वे, ताराबाई अभी भी ज़िंदा है और इस बीच में एक ताराबाई की भी इन्वॉल्वमेंट की कहानी आती है संगोला रेवोल्यूशन में। ताराबाई कहेगी कि जो पर्सन क्लेम कर रहा है कि वो शाहू जी का अडॉप्टेड सन है, वो झूठा है, वो बहरूपिया है। शाहू जी महाराज ने किसी को भी अडॉप्ट नहीं किया था। हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि अडॉप्टेड सन की क्या कहानी थी, क्या था, वगैरह वगैरह। तो संगोला रेवोल्यूशन ने एस्टेब्लिश कर दिया कि अब से पेशवा राजा से ऊपर होगा। पेशवाशिप ऑलरेडी हेरिडेटरी तो थी ही, बट नाउ पेशवा वॉज अबव द किंग। अब पेशवा राजा से ऊपर था। तो इनके पीरियड में कटक से अटक तक पहुंचेंगे मराठा, दिल्ली में भी पहुंचेंगे और ये इनके पीरियड में ही अवध से लेकर के बंगाल तक भी पहुंचेंगे। इन्होंने अलीवर्दी खान से भी लगभग 1,20,000 रुपये चौथ ली थी। इनके पीरियड में ही ये राजस्थान के राजपूत राजाओं से भी चौथ लेंगे। जयपुर, उदयपुर, बूंदी, कोटा, आगरा, अलवर, इन सब राजपूत राजाओं के एरिया से भी मराठा ने चौथ इकट्ठा करना शुरू किया। और ये अब इतने शक्तिशाली हो जाएंगे मराठा कि ये अब दिल्ली की तरफ भी जाएंगे। अहमद शाह जो कि दिल्ली में बैठा हुआ था, जो कि रंगीला का बेटा था, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इसकी अपनी वैल्यू बहुत ही कम थी मुग़ल नोबिलिटी के अंदर। मुग़ल लोगों को भी अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। एक तरफ ऊपर से अफ़गान आ रहे थे और दूसरी तरफ जो ये राजा था जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफ़गान राजा था, जो कि ऊपर से लगातार हमला कर रहा था। लगभग 1750 के पीरियड में, 1750s में ये ऊपर से लगातार हमला कर रहा था। तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से कंटिन्यूस हमला हो रहा था। हमला करने वाले का नाम भी अहमद शाह अब्दाली था और जो मुग़ल राजा था वो भी अहमद शाह था इस समय। और फिर साउथ से मुग़लों पर अटैक करने के लिए, या अटैक करने के लिए कहें हम, या फिर एक तरह से दिल्ली की तरफ चौथ वगैरह कलेक्ट करने के लिए नाना साहिब आ रहे थे। तो उन्होंने, मुग़लों ने कहा कि मराठाओं ने कहा कि हम दिल्ली से भी चौथ लेंगे। तो मुग़ल बादशाह समझ गया कि मैं बीच में फंस गया हूँ और ऊपर से अफ़गान और नीचे से तो मराठा आ रहे हैं, अब क्या किया जाए। तो मुग़ल बादशाह ने नाना साहिब से ट्रीटी की, कहा चौथ ले लो और आजू बाजू की जगह से तुम चौथ ले लो, दिल्ली की आजू बाजू की जगह से, बस हमें अफ़गानों से बचाना। तो ये ट्रीटी हुई इनके बीच। तो 1752 में इन्होंने मुग़लों से ट्रीटी की और कहा कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे इन केस ऑफ इन्वेजन। मराठाओं को नॉर्थ इंडिया की चौथ दी जाती है और यहाँ से ही पानीपत की लड़ाई का बैकग्राउंड शुरू हो गया।
मराठास को इसके बदले आगरा से लेकर के अलवर वाले रीजन से रेवेन्यू मिलना शुरू हो गया था। ऑब्वियसली दिल्ली के आजू बाजू के लोकल किंग्स, राजपूत्स, जाटों को ये सब बात पसंद नहीं आएगी। क्या इन सबको पसंद आएगा कि मराठा जो कि डेक्कन के राजा हैं और नॉर्थ की टेरिटरी से चौथ लेकर जाते हैं, तो मराठाओं का स्ट्रॉन्ग बनना लोकल राजाओं के अंदर नॉर्थ इंडिया में एक प्रकार का डर क्रिएट करेगा। दे डिड नॉट लाइक मराठा गेटिंग स्ट्रोंगर। हमने मोहम्मद बंगश का एग्जाम्पल देखा था। सेंट्रल इंडिया के अफ़गान किंगडम को मराठाओं ने बाजीराव वन के टाइम में हराया था। तो मराठाओं ने 1760 तक आते आते ऑलमोस्ट सबके साथ एम्पायर बिल्डिंग के लिए इनडायरेक्टली दुश्मनी मोड़ ली थी, क्योंकि उनकी डोमिनेंस बाकी सभी राजाओं को भी पसंद नहीं आ रही थी। 1750s तक आते आते लोकल किंग्स ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था कि ये सब क्यों हो रहा है, वाई द मराठाज आर ट्राइंग टू कंट्रोल अस। तो अब इंडियन अफगान रूलर्स से रंगदारी वसूल की जा रही है मराठाओं द्वारा, तो ऑब्वियसली वो अपने बड़े राजा को तो कंप्लेंट करेंगे ही। बड़ा राजा कौन? जो अफ़गानिस्तान में बैठा था। अवध भी, जो एक टाइम पर अफ़गानों से मार खा रहा था, वो भी अब अफ़गानों को लिख रहा है कि सर जल्दी आ जाओ, यहाँ पर हमें बहुत रंगदारी देनी पड़ रही है। तो 1750s के कार्यकाल में अहमद शाह अब्दाली का मानना था कि दिल्ली, पंजाब और दिल्ली के आजू बाजू वाले रीजन में हमारा डोमिनेंस है, हम जिसको अपॉइंट करते हैं वो शासक रूप में बैठता है यहाँ पर। तो मराठास दूसरी तरफ कटक से अटक तक जा रहे हैं। ऑब्वियसली अहमद शाह अब्दाली को भी ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का सेनापति था। इसने 1739 में जब करनाल की लड़ाई होती है तब से भारत में आना शुरू किया था। उस पीरियड में उसने भारत के पैसे को, वेल्थ को देख लिया था। और जब नादिर शाह की मृत्यु होती है 1748 के आसपास, उसको मार दिया जाता है। फिर 1748 में अहमद शाह अब्दाली को अफ़गान राजाओं ने कह दिया कि आप हमारे दर ए दुर्रा हो, यानी कि आप हमारे दुर्रानी हो। इट मीन्स आप मोतियों में मोती हो। वी एक्सपेक्ट यू टू लीड द कंटिजेंट ऑफ ग्रेट नादिर शाह। हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप नादिर शाह के कंटिजेंट को लीड करें और वंस अगेन आप एस्टेब्लिश करें अफ़गान किंगडम ओवर इंडिया। ही हैज़ बीन कॉल्ड पर्ल ऑफ द पर्ल्स। इसको अहमद शाह अब्दाली को पर्ल ऑफ द पर्ल्स कहा गया है। तो इसको कहा गया कि यू आर आवर लीडर, वी अपॉइंट यू थ्रू द शूरा काउंसिल। लॉ ए जिरगा एक ट्राइबल काउंसिल है, ये लॉ ए जिरगा एक मीटिंग हुई थी इसकी उस टाइम पर। इसको अफ़गान शासकों की मीटिंग कह सकते हैं हम। तो ये आज की डेट में भी होती है। लॉ ए जिरगा अभी भी तालिबान लोग, पश्तून लोग करते हैं। तो ये आज की नहीं है, ये तो बहुत सालों से हो रही है। तो 1748 में इन्होंने अब्दाली को दर्रे दुर्रा बनाया। भारत में रंगीला की तब मृत्यु हो रही है इस पीरियड में। और भारत में फिर 1750s में अब्दाली ने नाक में दम करके रख दिया। अब्दाली कंटिन्यूस अटैक कर रहा था। अब्दाली ने आज के अफ़गानिस्तान से लेकर के आज के पंजाब वाला रीजन अपने अंडर ले लिया था और पंजाब से दिल्ली की तरफ आ चुका था। उसका मानना था कि दिल्ली पंजाब मेरा है और यहाँ पर गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट मैं करूँगा, मैं डिसाइड करूँगा जो व्यक्ति यहाँ पर मेरे एजेंट के रूप में बैठेगा। मेरा डिसाइड किया हुआ व्यक्ति ही मुग़ल बादशाह के रूप में काम करेगा। अब्दाली ने एक व्यक्ति को अपॉइंट किया था जिसका नाम था नजीब उद दौला। क्या नाम था इसका? नाम था नजीब उद दौला। तो अब्दाली ने इसको अपॉइंट किया था। ये रोहिलखंड का अफ़गान राजा था। इसको कहा गया था कि तू दिल्ली में बैठकर रीजेंट के रूप में काम करेगा।
अहमद शाह अब्दाली ने अपॉइंट किया था नजीब उद्दौला को दिल्ली में उसके रेजेंट के रूप में और उसको कहा था कि तुम्हें अब मेरे कहे अनुसार काम करना है। जब मराठा पावर पर आए, नाना साहिब ने ट्रीटी की मुगलों के साथ, फिर उन्होंने नजीब उद्दौला को वहाँ से भगा दिया। उन्होंने कहा कि वी आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ मुगल, और फिर नजीब उद्दौला रोता रोता अब्दाली के पास भाग गया। उसने कहा कि मुझे दिल्ली से मराठाओं द्वारा हटा दिया गया। तो मराठा जो हैं अब शक्तिशाली होते जा रहे हैं, वो अफ़गानों द्वारा एस्टेब्लिश किए गए पॉलिटिकल सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। अब दिल्ली तक, पंजाब तक, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो कि अफ़गानिस्तान बॉर्डर के पास है, इस सब जगहों तक मराठाओं का इन्फ्लुएंस हो गया था। उन्होंने वहाँ के लोकल गवर्नर्स को हटा दिया और ये सब अब अब्दाली को पसंद नहीं आ रहा था। पास्ट में अब्दाली ने कई बार हमला किया हुआ था ऑलरेडी, और 1750s की ट्रांजिशन में इसने ऑलरेडी 3 बार हमला कर लिया था। तो अब 1761 में in 1761 whatever happened, it was just a continuation of what was already being done by अब्दाली। अब जो कुछ भी होगा 1761 में, ये सिर्फ कंटिन्यूएशन है उस चीज़ की जो अब तक अब्दाली द्वारा किया गया था पास्ट में भी। अब्दाली को समझ आ चुका था कि अगर मैं मराठाओं को नहीं रोकूंगा तो ये लोग मुझे ओवर पावर कर देंगे। तो एक तरफ नाना साहिब, और नाना साहिब के समय में अब मराठा शक्तिशाली बन चुके थे, इन्होंने डिसाइड किया कि हम अफ़गानों से लड़ेंगे, और दूसरी तरफ बंगाल के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत कुछ कर रही थी और साउथ इंडिया में भी कर रही थी, पर मराठाओं का फोकस उस ओर नहीं गया क्योंकि मराठाओं का फोकस इस समय केवल अफ़गानों की तरफ था। कंपनी ने इस समय प्लासी किया, उन्होंने बेदरा भी किया और उन्होंने वांडी वॉश भी की, पर मराठाओं का ध्यान सिर्फ दिल्ली की तरफ था। उन्हें लगा कि हम कंपनी को बाद में देखेंगे। तो जो नजीम उद्दौला था, रोहिलखंड का जो राजा था, उसने कंप्लेंट की अहमद शाह अब्दाली के पास कि मराठा इंटरफेयर कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में जो कि मुझे सौंपा गया था आपके द्वारा। ऑल्सो जो अवध नाम का राज्य था, उसका जो रूलर था, उसको ये पसंद नहीं आ रहा था कि मराठास जो हैं उससे चौथ ले रहे हैं, तो उसने भी इनडायरेक्टली अब्दाली को इनवाइट किया था। तो हम देखेंगे कि एक तरफ हैं अफ़गान्स हैं, अफ़गानिस्तान वाले अफ़गान्स हैं और इंडियन अफ़गान्स हैं, और अवध का रूलर भी है, और दूसरी तरफ अब हम देखेंगे कि मराठाओं को इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अब्दाली दिल्ली की तरफ आ रहा है। तो मुग़ल बादशाह ने मराठाओं को मदद के लिए बुलाया, और फिर जनवरी 1761 में, कब, जनवरी 1761 में ये सब क्राइसिस जो हो रहा है, ये हमें थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की ओर ले जाएगा। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो हम कह सकते हैं कि पानीपत के तीसरे युद्ध के पीछे के कारण था मराठाओं का पॉलिटिकली पावरफुल बनना, और कोई भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। तो जो लोकल रूलर्स थे उन्होंने कॉन्स्पिरेसीज़ की। इन कॉन्स्पिरेसीज़ करने वालों में थे लोकल अफ़गान रूलर थे, और ऑल्सो अवध का राजा भी था। तो युद्ध के समय पर नॉर्थ इंडिया के राजाओं ने मराठाओं को एलिनिएट कर लिया था, अपने से अलग कर लिया था, और अफ़गानिस्तान से दूसरी तरफ अब्दाली आया। अब्दाली ने पंजाब को फिर से रिकैप्चर किया, और फिर ये दिल्ली की तरफ बढ़ा। पर दिल्ली पहुंचने से पहले अब इसका कन्फ्लिक्ट मराठाओं के साथ होगा पानीपत में। रिमेंबर दैट के अब्दाली के पास लोकल सपोर्ट था, और इस सपोर्ट में थे नजीब उद्दौला था जो कि अफ़गान रूलर था रोहिलखंड का, और साथ में अब्दाली को सपोर्ट था शुजा उद्दौला का जो कि अवध का राजा था। शुजा उद्दौला ने अब्दाली की मदद इसलिए की क्योंकि इसको पसंद नहीं आ रहा था कि मराठा इससे चौथ ले रहे थे। इस वजह से
शुजा चाहता था कि मराठाओं को ये थोड़ा सा मज़ा चखाए। तो दूसरी तरफ मराठा जो कोशिश करेंगे कि हम अब अब्दाली को पानीपत में ही रोकेंगे और इसे क्रॉस करके हम दिल्ली जाने नहीं देंगे। एक तरफ हम देखेंगे कि एक कोलिशन है अब्दाली के पास, जिसमें है रोहिलखंड का राजा और अवध का राजा, और दूसरी तरफ हैं मराठास। तो होता ये है कि मराठाओं में नाना साहिब क्योंकि खुद पेशवा थे तो वो खुद तो नहीं आएंगे, और वो भेजेंगे अपने बेटे को जिसका नाम था विश्वासराव। वो अपने बेटे विश्वासराव को भेजेंगे, उसको कहेंगे जाओ जाके अफगानों को ख़त्म करके आओ। और नाना साहिब अपने भाई को भी भेजेंगे जिनका नाम था सदाशिवराव। और हम ये भी देखेंगे कि पठान ओरिजिन का भी आर्मी कमांडर था मराठा आर्मी में एक, उसका नाम था इब्राहिम गारदी। इब्राहिम गारदी। और मराठाओं का अच्छा आर्मी सिस्टम था मराठाओं के पास, और इनका जो आर्टिलरी सिस्टम था वो इब्राहिम गारदी के अंडर था। तो काफ़ी बड़ी आर्मी थी। और जिस दिन भारत में मकर संक्रांति सेलिब्रेट की जाती है आज के समय, यानी कि 14 जनवरी अप्रॉक्सीमेटली, तो 14 जनवरी 1761 को दोनों आर्मीज़ का क्लैश होगा पानीपत में। मराठाओं की आर्मी बड़ी थी अब्दाली की आर्मी से, पर तब भी अब्दाली मराठाओं को हरा पाया था। मराठा आर्मी में इस युद्ध में लगभग 50,000 लोग मारे गए थे। अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया था कि उसने एक तो मराठाओं को रोका फ्रंट से, और उसने चारों तरफ से जो है उनकी सप्लाई भी कट कर दी थी। अब्दाली ने मराठाओं की सप्लाई कट कर दी थी और उसके बाद उसने मराठाओं को हराया था। सिचुएशन इतनी बुरी हो गई थी जितनी बुरी मराठाओं ने अब तक नहीं देखी थी, और साथ में मराठाओं के पास ओपन ग्राउंड में फाइट करने का भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि वो तो गुरिल्ला वॉरफेयर के एक्सपर्ट थे। तो ये जो बैटल हुई पानीपत की, ये अल्टीमेटली मराठा एम्पायर को तोड़ देगी, और इस युद्ध के बाद पेशवा की भी मृत्यु हो जाएगी, और पेशवा के पुत्र विश्वासराव और पेशवा के भाई सदाशिवराव तो युद्ध में ही मारे जाएंगे, और नाना साहिब की भी मृत्यु होगी, क्योंकि वो शौक में थे कि मराठा कैसे हार सकते हैं, और वो अपने बेटे की मृत्यु के भी शौक में थे। मराठाओं का लॉस पानीपत में इनकी अपनी इंटरनल वीकनेसेस के साथ जोड़ा जाता है। मराठा काफ़ी बड़ी आर्मी लेकर लड़ने गए थे, पर प्रॉब्लम ये थी कि मराठाओं के पास सप्लाई नहीं थी, क्योंकि अब्दाली जो नॉर्थ वेस्ट से आया था, पर उसने पानीपत के चारों ओर सप्लाई लाइन कट कर दी थी मराठाओं की। और कहा जाता है कि एन आर्मी मार्चेस ऑन इट्स स्टमक। तो मराठा जो हैं यहाँ पर लॉजिस्टिक्स में फेल हो गए थे। अहमद शाह अब्दाली ने इनकी लॉजिस्टिक सप्लाई तोड़ दी थी, इसने इनका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क तोड़ दिया था, और जो फूड आइटम्स, जो वेपन्स मराठाओं को मिलने चाहिए थे वो उन्हें मिल नहीं पा रहे थे। तो नो मैटर हाउ मच गुड सोल्जर्स यू हैव, बट यू कांट फाइट अगर आपकी सप्लाई लाइंस कट गई हों। तो कंबाइंड आर्मी जो थी अब्दाली की प्लस अवध की और रोहिलखंड के राजा की, वो लगभग 60,000 तक पहुंच चुकी थी। हमने देखा कि लोकल सपोर्ट जो अब्दाली को मिला था वो था अफगान राजा नजीब उद दौला का और अवध के राजा शुजा उद दौला का। पर दूसरी तरफ नॉट अ सिंगल लोकल रूलर सपोर्टेड द मराठास। मराठाओं को लोकल सपोर्ट नहीं मिला, जबकि अब्दाली को अवध और रोहिलखंड का लोकल सपोर्ट मिला। तो हमारे पास प्रश्न उठता है कि बाकी जो लोकल राजा थे, राजपूत, सिख और जाट, वो लोग क्या कर रहे थे। तो हमें ये देखने को मिलता है कि वो लोग डरे हुए थे कि अगर मराठा जीत जाएंगे तो
वो पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली बनेंगे और हमसे चौथ लेंगे और हमारे राज्यों पर रेड करेंगे। उनका ये ओपिनियन था कि अगर मराठा कमज़ोर होते हैं इस युद्ध के बाद तो ये हमारे लिए ही अच्छा है। मराठा अकेले नहीं लड़ रहे थे बल्कि वो तो मुग़ल साम्राज्य को टिकाने के लिए लड़ रहे थे, तो ये भी एक इशू था जो कई लोकल राजाओं को पसंद नहीं था। लोगों को ये भी डर था कि मुग़लों के लिए ये लोग लड़ रहे हैं, अगर अपने लिए लड़ रहे होते तो भी शायद कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू निकल कर आता। अहमद शाह मुग़ल राजा था, उसके बाद उस समय तक शाह आलम II भी आ चुका था और इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक तरह से मराठा ये युद्ध लड़ रहे थे, क्योंकि इस ट्रीटी में लिखा गया था कि मराठा विल कम टू हेल्प द मुगल एम्पायर इन रिटर्न फॉर द चौथ विच वॉज बीइंग प्रोवाइडेड टू मराठा ओवर द नॉर्थ इंडिया। इस समय पर जाट किंगडम का सबसे शक्तिशाली राजा था सूरजमल। इनको जाटों का प्लाटो भी कहा जाता है। कौन थे ये राजा? ये थे सूरजमल, ठीक है। इनको जाटों का प्लाटो भी कहा जाता है। तो इनिशियली सूरजमल हेजिटेंट थे, पर बाद में वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे, कुछ सप्लाईज वगैरह, खाना वगैरह मराठाओं को, पर उस समय तक डैमेज हो चुका था, डैमेज हैड बीन डन। तो हम देखेंगे कि जो मुस्लिम किंग थे नॉर्थ इंडिया के, वो तो ऑब्वियसली मदद नहीं ही कर रहे थे मराठाओं के की, पर जो बाकी हिंदू राजा थे वो भी मदद नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक तरफ उनको लग रहा था कि ये तो मुग़ल रिवाइवल के लिए लड़ रहे हैं, और साथ में उनका चौथ से रिलेटेड भी कई राजाओं का इशू था मराठाओं से। और फिर अब्दाली ने, जैसा कि हमने देखा कि उनकी सप्लाई लाइंस खाने और वेपन्स की काट दी थी मराठाओं की, तो मराठा एक तरह से खाली पेट लड़ रहे थे। एक ऑथर ने तो ये भी लिखा है कि मराठा जो थे वो हवा खा करके लड़ रहे थे। नेपोलियन यूज्ड टू से दैट एन आर्मी मार्चेज ऑन स्टमक। तो फिर यहाँ पर तो खाली पेट लड़ रहे थे वो लोग। नेपोलियन पहला जनरल था मॉडर्न आर्मी का जिसने एक कंप्लीट हायरार्की क्रिएट की हुई थी, सिर्फ स्पेशली सप्लाई चेन के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए। आज की डेट में इंडियन आर्मी के अंदर भी एक आर्मी सप्लाई कॉर्प्स है जो कि हर चीज़ सप्लाई करता है, खाना वगैरह से लेकर के। तो मराठाज आइसोलेटेड हो चुके थे, उन्हें लोकल हेल्प नहीं मिली थी। ऑल्सो हम देखेंगे कि देयर वॉज लैक ऑफ कोहेसिवनेस विद इन द मराठा लीडरशिप। मराठा लीडरशिप में भी क्राइसिस चल रहा था। सदाशिव राव का अपना कन्फ्लिक्ट चल रहा था विश्वास राव के साथ। विश्वास राव का कन्फ्लिक्ट था होलकर के साथ, होलकर जो कि इंदौर से आए हुए थे युद्ध लड़ने के लिए। तो मराठास काफ़ी बुरी तरह हारे तीसरे पानीपत के युद्ध में। इनका जो युद्ध लड़ने का मेथड था वो भी सूटेबल नहीं था उतना प्लेन और ओपन ग्राउंड के लिए, और यहाँ पर ऑब्वियसली गोरिल्ला वॉरफेयर तो पॉसिबल नहीं था। तो इस वजह से कोऑर्डिनेशन की कमी थी और थोड़ा मॉडर्निटी की भी कमी थी। मराठाज अपनी फैमिलीज़ को लेकर के आए हुए थे यहाँ पर, जैसे कि वो पिकनिक पर जा रहे हो एक तरह से। तो एक से ज़्यादा इशू थे जिसकी वजह से मराठाओं का डिक्लाइन हुआ इस युद्ध में। तो मराठाज इतने ज़्यादा ह्यूमिलिएट हो चुके थे कि इस ह्यूमिलिएशन की वजह से पेशवा नाना साहिब की मृत्यु भी हो जाती है। और जो पानीपत के युद्ध के बिगेस्ट बेनिफिशियरी थे वो अहमद शाह अब्दाली नहीं था, बल्कि ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि अब मराठा अपना एम्पायर नहीं बना पाएंगे और दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली भी कंसोलिडेट नहीं कर पाया था इस युद्ध के बाद दिल्ली और पंजाब के आसपास के रीजन को। पंजाब एंड दिल्ली वर नेवर अंडर हिज डायरेक्ट कंट्रोल इवन आफ्टर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो हम देखेंगे इट वॉज नीदर अ विन फॉर मराठाज एंड नीदर अ विन फॉर अब्दाली एज वेल। तो जो रियल विनर था वो बंगाल में बैठा बैठा हंस रहा था और वो था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी इंजॉय कर रही थी ये सब, और इस समय तक वॉन्डी वॉश हो चुका था, बेदरा हो चुका था, और बंगाल में भी इन्होंने मीर जाफ़र को बिठाया था एज अ पपेट, और उसके बाद उन्होंने उसको उठा के फेंका और उसकी जगह पर मीर कासिम को बिठाया।
तो इट्स ओके कि पानीपत की वजह से मराठाओं का एम्पायर गिरा, पर पानीपत की ही वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी का राइज भी हुआ। कई बार आप प्लान करते हो और आपके प्लान में नेचर यानी कि प्रकृति भी आपकी मदद कर देती है किसी तरह से, तो ऐसा ही ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉन्क्वेस्ट में हुआ। इनके साथ ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए जिन्होंने कंपनी को फेवर किया। हर चीज़ कंपनी के कंट्रोल में नहीं थी। मराठाओं का अफ़गानों से हारना ये कंपनी के कंट्रोल में नहीं था, पर ये हुआ और इस चीज़ का बहुत बड़ा बेनिफिट मिला कंपनी को। मराठा जो है इस ह्यूमिलिएशन से जो कि उन्हें मिली तीसरा पानीपत का युद्ध हारने के बाद, उस ह्यूमिलिएशन से काफ़ी समय तक बाहर नहीं आ सके। सो जो अफ़गान्स थे वो एक तरह से रिस्पॉन्सिबल थे ईस्ट इंडिया कंपनी की राइज के लिए। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि पानीपत में 3 युद्ध क्यों हुए, तो हम इसके जो फर्स्ट और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है उसके बारे में हम मेडिवल इंडिया में पढ़ेंगे। पहला जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था और दूसरा वाला 1556 यानी 1556 में हुआ था, और इवेंचुअली थर्ड बैटल 1761 में हुआ। एक कॉमन फैक्टर जो पानीपत में आपको देखने को मिलेगा वो थे अफ़गान्स। तीनों युद्ध में आपको अफ़गान्स देखने को मिलेंगे। पहली 2 बार में यानी फर्स्ट और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में अफ़गान्स हारे थे, पर तीसरे युद्ध में अफ़गान्स जीते। पर वो युद्ध जीते सिर्फ, पर वो इंडिया को नहीं जीत पाए थे। फर्स्ट 2 बैटल्स जो थी उसमें जो अफ़गान्स थे वो लोकल रूलर्स थे, लोकल इंडियन अफ़गान्स थे, ये दिल्ली के रूलर्स थे। जबकि तीसरे युद्ध में ये अफ़गानिस्तान से आए थे। ये युद्ध तो जीते पर ये कंसोलिडेट नहीं कर पाए। पहले 2 युद्ध के अंदर मुग़ल एम्पायर था एक तरफ से जो लड़ रहा था, और तीसरे युद्ध में ये मराठा थे, जबकि एक तरह से मराठा मुग़ल एम्पायर को बचाने के लिए ही लड़ रहे थे। नाना साहेब जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पेशवा थे, उनकी मृत्यु होती है पानीपत के युद्ध के बाद, और अप्रॉक्सीमेटली 50,000 मराठा सोल्जर इस युद्ध में मारे जाएंगे। मराठाओं के अंदर ऐसा कोई घर नहीं था जहां किसी एक व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो। अब हम देखेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ये सब बंगाल से देख रही थी कि मराठा पॉलिटिक्स के अंदर क्या हो रहा है। जब नाना साहिब की मृत्यु होगी और इनके पुत्र विश्वास राव की भी मृत्यु हो जाएगी युद्ध में ही, तो अब नाना साहिब का एक भाई था जिसका नाम था रघुनाथ राव। नाना साहिब के भाई का नाम था रघुनाथ राव। तो रघुनाथ राव ने डिफेक्टो क्लेम किया कि अब मैं पेशवा बनूंगा क्योंकि मैं नाना साहिब का भाई हूं। तो मराठा सरदारों ने कहा कि हम मानते हैं कि पेशवा की जो पोजीशन है वो हेरिडेटरी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी अपनी मर्जी से पेशवा बनेगा। तो 12 मराठा सरदार थे, इन्हें बार भाऊ भी कहा जाता है। 12 मराठा सरदार हैं इसलिए इन्हें बार भाऊ भी कहा जाता है। तो इनके बीच में डिस्कशन हुई। इन्होंने कहा कि हम रघुनाथ राव को पेशवा नहीं बनाएंगे, ये ठीक पर्सन नहीं लगता है हमें, तो हम फिर जो है नाना साहिब के दूसरे पुत्र को पेशवा बनाएंगे। तो जो दूसरा बेटा था नाना साहिब का, उसका नाम था माधवराव। तो माधवराव को 1761 यानी कि 1761 में पेशवा बनाया गया। माधवराव ने मराठाओं को कन्फ्यूजन की स्टेट से रिवाइव किया। इस पीरियड में बार भाइयों में से जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली उभर कर आए 12 मराठा सरदारों में से, बार भाइयों में से, वो थे नाना फडणवीस। तो नाना फडणवीस भी माधवराव की मदद करेंगे कि कहेंगे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा मराठा स्टेट को रिवाइव करने में। तो 1761 से लेकर के 1772 तक हम देखेंगे
कि माधवराव मराठा स्टेट को रिवाइव करेगा। इसे हम मराठा रिसरेक्शन भी कहते हैं, मराठा रिसरेक्शन। तो ये इतने रिवाइव हुए कि इन्होंने अपने आप को फिर से एस्टेब्लिश कर लिया। माधवराव अपने मिनिस्टर नाना फडणवीस के साथ मिल करके मराठा एम्पायर को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ये इतने स्ट्रॉन्ग हुए कि ये जा कर के अवध में से मुग़ल एम्परर को उठाएंगे। मुग़ल एम्परर को कहेंगे, मुग़ल एम्परर से पूछेंगे कि क्या बात है, तुम अवध में क्यों बैठे हो? तो वो बताएगा कि यहाँ पर तो कंपनी ने बक्सर किया है, कंपनी सब कुछ लेकर के मुझे यहाँ पर अवध में कंपनी ने बिठा दिया है। तो माधवराव ने शाह आलम II को पूछा कि आप हो कहाँ, ये तो बताओ। तो वो कहता है कि मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इलाहाबाद में नज़र कैद में रखा हुआ है। तो शाह आलम II ने इलाहाबाद की ट्रीटी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को सब कुछ दे दिया था। तो माधवराव कहते हैं कि ऐसा थोड़ी ना चलता है ना। इन्होंने मराठा सरदारों को फिर से यूनिफाई किया माधवराव ने, और साथों साथ शाह आलम II को फिर से दिल्ली में बिठाया। तो 1771 की इस घटना के बाद मराठा फिर से अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि वी आर स्टिल द किंग मेकर्स, हम अभी भी किंग मेकर हैं। तो माधवराव ने इन्हीं माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से मैसूर पर भी अटैक किया था। हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो कि आपकी हुई थी 1766 से लेकर के 69 में। तो इस फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में माधवराव ने ही हैदर अली से डिप्लोमेटिक ट्रीटी करके वापिस चले गए थे। वो टीपू को भेजा गया था बात करने के लिए। तो 1771 तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, 1771 तक, है ना। मराठास को माधवराव ने रिवाइव किया, पर सडनली टीबी की वजह से, ट्यूबरक्लोसिस टीबी की वजह से इनकी मृत्यु हुई। अब दोबारा मराठाओं के अंदर कन्फ्यूजन था कि अब किसको पेशवा बनाएंगे। तो अब रघुनाथ राव बोल रहा था कि मुझे पेशवा बनाओ, मैं नाना साहिब का भाई हूँ, मुझे पेशवा बनाओ। पर नाना फडणवीस को अभी भी पावरफुल पोजीशन पर वो मिनिस्टर थे, नाना फडणवीस। तो अब वो इस समय वो थे किंग मेकर। वो कह रहे थे कि पेशवा तो मैं ही अपॉइंट करूँगा और मुझे रघुनाथ राव के काम करने का तरीका पसंद नहीं है। तो जो है फिर हमें देखने को मिलेगा कि जो 12 भाई थे, 12 मराठा सरदार, उन लोगों को रघुनाथ राव पसंद नहीं था। तो ये डिसाइड किया गया कि माधवराव के छोटे भाई जिनका नाम था नारायण राव, उनको पेशवा बनाया जाएगा। नारायण राव को पेशवा बनाया जाएगा। नारायण राव काफ़ी छोटे थे एज में पेशवा बनने के लिए। ही वॉज अ माइनर, ये एडल्ट नहीं थे, पर इन्हें पता था कि स्टेट कैसे चलता है। तो इनको पेशवा बनाया गया था 1772 में, पर इनको 1773 में ही 1772 में इनको पेशवा बनाया गया और 1773 में ही इनको मार दिया जाएगा। ये लगभग 17-18 साल के थे इस समय पर, ईयर्स ओल्ड, 17-18 ईयर्स ओल्ड। तो एक्चुअली रघुनाथ राव को पसंद नहीं आया था कि इसके नेफ्यू को पेशवा बना दिया गया है। तो नारायण राव जो था वो यंग एज में था, इसको अपने अंकल रघुनाथ राव पर ट्रस्ट था। तो फिर पुणे में जगह है शनिवार वाड़ा करके, वहाँ पर रघुनाथ राव ने स्कीम बनाई, जिसमें स्कीम में ये था कि नारायण राव को किडनैप करना है और उसके बाद अल्टीमेटली इसको रघुनाथ राव को ही पेशवा बनाया जाएगा। पर हुआ ये कि प्लान तो पहले किडनैपिंग का ही था, पर जो रघुनाथ राव की वाइफ थी उसने गेम खेल ली इसमें। उसने सोल्जर्स को कहा कि तुम इसको मार देना। तो नारायण राव को समझ नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या, कि उसकी अंकल और आंटी ने ही उसको मार दिया। नारायण राव के आखिरी समय के वर्ड्स भी थे कि
काका माला बाचवा, यानी कि प्लीज़ हेल्प मी माई अंकल। पर आप देखोगे कि ये तो उसके अंकल ही थे जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी। शनिवार वाड़ा को आज के समय में भी हाउंटेड प्लेस कंसिडर किया जाता है, भूतिया कंसिडर किया जाता है इसको। ऐसा कहा जाता है कि अभी भी यहाँ पर नारायण राव की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो कॉन्स्पिरेसी के अंदर नारायण राव मारे जाते हैं और फिर अब फिर से डिस्कशन होती है कि अब पेशवा कौन बनेगा। तो रघुनाथ राव फिर से क्लेम करता है कि अब तो कोई नहीं बचा, तो मैं ही हूँ जो पेशवा बन सकता हूँ। तो मराठा सरदारों को शक तो था कॉन्स्पिरेसी का। खैर रघुनाथ राव ने 1773 यानी कि 1773 में पेशवाशिप क्लेम कर दी। पर दूसरी तरफ वही प्राइम सस्पेक्ट था अपने नेफ्यू को मारने का भी, बट ही वॉज अलाउड टू कंटिन्यू एज पेशवा ब्रीफली बाय द मराठा सरदार्स। तो जैसे जैसे टाइम पास हुआ, एक साल के अंदर नाना फडणवीस और बाकी मराठा सरदारों को समझ आ चुका था कि दाल में कुछ काला है। तो नाना फडणवीस ने मराठा सरदारों की मीटिंग बुलाई और होलकर आया, सिंधिया आया, बाकी सरदार भी आए, है ना। ये जो आपका सिंधिया वर्ड है, सिंधिया और शिंदे एक ही है ये वर्ड। शिंदे इनको साउथ में कहा जाता था और जब नॉर्थ इंडिया में गए तो शिंदे का सिंधिया बन गया। जैसे कि आपको एक और एग्जांपल मिलेगा देखने को, है ना, परमार और पवार, ये भी सेम ही नाम हैं। तो नाना फडणवीस ने कहा कि देखो रघुनाथ राव ने ही अपने नेफ्यू को मारा है, हम इसको अलाउ नहीं कर सकते कि ये पेशवा के उसमें कंटिन्यू करे। तो 12 मराठा सरदारों ने मिल करके इसको पेशवाशिप से हटा दिया। इसको बार भाई कॉन्स्पिरेसी भी कहा जाता है। तो जब रघुनाथ राव को हटाया गया पेशवा से, क्योंकि उसने अपने ही नेफ्यू को मारा था, तो तब प्रश्न उठा कि अब किसको पेशवा बनाया जाएगा। तो जब नारायण राव की मृत्यु हुई थी तो इसका एक बेटा होने वाला था। ये अब बहुत ही छोटा था एज में, तो इसलिए इसको सवाई कहा जाता था। सवाई यानी कि यंग, सवा यानी सवा वर्ड सुना होगा ना आपने, जैसे 4:15 बजे हैं, तो सवाई यानी कि 1.25। तो सवाई मीन्स यंग, इट मीन्स 1.25। तो ये डिसाइड किया गया कि हम इसको पेशवा बनाएंगे। तो इस बच्चे का नाम था सवाई माधवराव। इसका नाम था सवाई माधवराव। तो इसका नाम इसके अंकल के नाम पर रखा गया था। बेटा ये नारायण राव का था, माधवराव का नहीं था। माधवराव इसके अंकल थे। तो इसको पेशवा बनाया गया नाना फडणवीस के द्वारा। ही वॉज मेड पेशवा इन 1774 में इसको पेशवा बनाया गया था। तो उस समय पुणे में खबर जो फैली थी वो ये फैली थी कि 12 भाइयों ने मिल करके रघुनाथ राव को भगा दिया। तो रघुनाथ राव को भगा दिया गया था। नाना फडणवीस अब किंग मेकर बन गए थे फिर से, है ना। और इन्होंने अब सवाई माधवराव को पेशवा बनाया और इन्होंने कहा कि जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता तब तक मैं इसके रीजेंट के तौर पर काम करूँगा। तो 12 मराठा सरदारों ने भी इस चीज़ के लिए हामी भरी। तो ऑब्वियसली रघुनाथ राव तो इस चीज़ से खुश नहीं था। इसके रघुनाथ राव के अपने एम्बिशंस थे। तो रघुनाथ राव पुणे से गया और बम्बई पहुंचा। यहाँ पर इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल से बातें की। फिर रघुनाथ राव ने उनको कहा कि मुझे पेशवा की पोजीशन चाहिए, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बम्बई से वो सूरत जाता है और वहाँ पर जाकर के वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करता है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बॉम्बे में नहीं, सूरत में ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करता है। और ये साइन की गई थी आपकी 1775 में। इस ट्रीटी में ये कहा जाता है कि इसके द्वारा कि आप लोग मुझे पेशवा बनाइए और आप लोग जो चाहते हैं वो मैं आपको दूंगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को तो बकरा चाहिए था और यहाँ पर बकरा खुद चल के उनके पास खुद ही आ रहा था, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रॉमिस किया रघुनाथ राव को कि हम तुम्हें पेशवा बनाएंगे, बदले में तुम हमें पैसे देना, तुम हमें सालसेट और बसीन की टेरिटरी देना। और ये वो टेरिटरीज़ हैं जो कि बाजीराव वन ने पुर्तगीज से ली थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बॉम्बे में ऑलरेडी थी
पर सैलसेट और बसीन जो है वो बॉम्बे का ही पार्ट था, पर फिर भी ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर नहीं था। इवन दो ईस्ट इंडिया कंपनी बॉम्बे में ऑलरेडी थी, पर इनके अंडर सालसेट और बसीन नहीं था। बॉम्बे जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 में मिला था। ये इनको ब्रिटेन के राजा ने दिया था। तो बॉम्बे के जो ये दो एक्सटेंशन थे सालसेट और बसीन, ये पहले पुर्तगीज़ के अंडर थे और फिर बाद में मराठाओं के अंदर थे। इस ट्रीटी में लगभग 16 कंडीशंस थी, पर अब हम 16 की 16 याद रखने नहीं बैठेंगे। ऑब्वियसली नाना फडणवीस और बाकी मराठा सरदार इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इस वजह से मराठा जो हैं अब रेजिस्टेंस डेवलप करना शुरू करेंगे। मराठाज इंक्लूडिंग द फैमिली ऑफ पेशवा, इनको समझ आ चुका था कि रघुनाथ राव बिक चुका है पावर की चाह में। ये अब ऐसी जगह चला गया है जहाँ से वापस लौट पाना अब मुश्किल है। तो पहला युद्ध होता है मराठा और ब्रिटिश के बीच में। ये होता है आपका, मतलब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के अंडर ही जो पहला युद्ध होगा ये होगा आपका बैटल ऑफ अडास। बैटल ऑफ अडास। और फिर साथ में जो ट्रीटी ऑफ सूरत थी वो दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर इंटरनली सर्कुलेट तो हो ही रही थी, तो इन्होंने लिख कर भेजा था कि हमने युद्ध शुरू कर दिया है और हम मराठास को इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं। तो बॉम्बे के ऑफिशियल्स ने ये लिखकर लेटर भेजा था काउंसिल ऑफ बंगाल के पास 1775 में, और उस समय बंगाल में जो गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग ने सब कुछ पढ़ा ट्रीटी में, फिर उसके पीएन ने उसको कहा सर सब कुछ तो यहाँ पर लिखा है ट्रीटी में, पर आपका नाम तो लिखा ही नहीं है ना, बिना आपसे पूछे ये लोकल गवर्नमेंट कैसे ये ट्रीटी कर सकती है, ये लोग आपकी इज्जत नहीं करते हैं क्या, है ना। तो जब ट्रीटी ऑफ सूरत का डॉक्यूमेंट भेजा गया था वॉरेन हेस्टिंग के लिए, उस समय तक ऑलरेडी बैटल या फिर हम कहें युद्ध शुरू हो चुका था मराठा और कंपनी के बीच। तो वॉरेन हेस्टिंग इस ट्रीटी के डॉक्यूमेंट्स को फाड़ देता है और कहता है कि मैं इस ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तुम लोग ये ट्रीटी कैसे साइन कर सकते हो मुझसे पूछे बिना। तो इस समय तक मराठाज ऑलरेडी हार चुके थे बैटल ऑफ अडास में। ये पहली बैटल थी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के अंदर। बट अब हम देखेंगे यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का रोल कि कैसे वॉरेन हेस्टिंग अब बीच में आएगा, है ना। तो इसने वॉरेन हेस्टिंग ने कहा सिर्फ वही ट्रीटी साइन होगी जो मैं कहूँगा। तो वॉरेन हेस्टिंग ने नया डॉक्यूमेंट भेजा, है ना। तो बॉम्बे में जो कंपनी ऑफिशियल्स थे और जो मराठा थे, तो इनको कहा गया कि नई ट्रीटी साइन की जाएगी, है ना। तो वॉरेन हेस्टिंग ने इस ट्रीटी को नाम दिया ट्रीटी ऑफ पुरंदर। जो नई ट्रीटी वॉरेन हेस्टिंग ने कहा कि अब ये साइन होगी, उसको नाम दिया गया ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो आपको हिस्ट्री में दो ट्रीटी ऑफ पुरंदर देखने को मिलेंगी। पहली ट्रीटी ऑफ पुरंदर शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में हुई थी, और दूसरी ये थी जो वॉरेन हेस्टिंग द्वारा भेजी गई थी मराठास के लिए। तो जब ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई उस टाइम तक मराठाओं ने ऑलरेडी अपनी पावर रिवाइव करना शुरू कर दिया था। तो मराठा रिवाइवल की वजह से ब्रिटिश अब नर्वस हो चुके थे। मराठाओं ने इस समय स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी अडॉप्ट की थी। स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी, ये वो पॉलिसी है जिसका यूज़ करके रशिया ने वर्ल्ड वॉर जीती थी वर्ल्ड वॉर के समय पर। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसका यूज़ करके कुवैत ने गल्फ वॉर जीती थी। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो वर्ल्ड हिस्ट्री में हमेशा आपको देखने को मिलती रहेगी। इस पॉलिसी ने कई बड़े बड़े एम्पायर्स को गिराया है। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी मराठाओं के एरिया में एंटर करना शुरू कर रही थी, मराठा डोमिनेशन वाले एरियाज़ में, तो मराठाओं ने ये इंश्योर किया कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो जहरीला पानी पिएं। उन्होंने क्रॉप्स जला दी ताकि ब्रिटिशर्स को कुछ मिले ना, और इन्होंने जो अनाज था वो भी फेंकवा दिया।
तो ऐसी सेम चीज़ मुग़ल एम्पायर के साथ भी हुई थी जब औरंगज़ेब ने दक्कन में हमला करने शुरू किया था। तो उसकी औरंगज़ेब की आर्मी भी कुछ नहीं कर पाई थी मराठाओं के अगेंस्ट, क्योंकि मराठा हमेशा स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी फॉलो किया करते थे। तो ब्रिटिशर्स की पोजीशन इस समय मिजरेबल हो गई थी जब वो युद्ध करने के लिए गए थे। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी वो स्टक हो चुकी थी कि अब क्या किया जाए, वो फंस चुकी थी। तो मराठाज वर लाइक कि औरंगज़ेब ने यहाँ पर 40 साल स्पेंड किए हैं तब भी वो कुछ नहीं कर पाया, तुम किस खेत की मूली हो। तो अलोंग विद दिस जो है, इसके साथ साथ जो है नाना साहेब ने फ्रेंच की मदद भी लेनी शुरू कर दी थी। तो अंत में ब्रिटिशर्स ने एक लेटर भेजा मराठाओं को कि हम ट्रीटी करना चाहते हैं। और फिर जैसे कि हमने देखा कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर जिसको वॉरेन हेस्टिंग ने साइन किया था, उसके बाद अब मराठा स्ट्रांग हो चुके थे और कंपनी हार रही थी। तो अगेन 1779 में 1779 में आउट ऑफ ह्यूमिलिएशन ब्रिटिशर्स अब एक और ट्रीटी साइन करेंगे, क्योंकि ये हार रहे थे तो ह्यूमिलिएशन की वजह से इनको एक और ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी, जो कि है आपकी ट्रीटी ऑफ वडगांव। तो ब्रिटिश हार रहे थे, मराठा जीत रहे थे, ब्रिटिश खुश नहीं थे। ये सब इन्फॉर्मेशन पहुंची वॉरेन हेस्टिंग के पास, जो कि बंगाल में बैठा हुआ था। हेस्टिंग ने इस समय तक ऑलरेडी रोहिलखंड की वॉर कर दी थी, उसने अफ़गानों को हरा दिया था रोहिलखंड की वॉर में। तो उसने देखा कि मेरे लोग मार खा रहे हैं, हम रिट्रीट करने की कंडीशन में हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग ने कहा कि हमें ये सब नॉनसेंस रोकनी पड़ेगी, मराठाज यूनाइटेड हैं, हम उनको डेक्कन में नहीं हरा सकते, तो फिर हम उनको नॉर्थ में हराएंगे। तो उसने कहा कि एक काम करो, उनका काफ़ी बड़ा लीडर है महादजी सिंधिया, और जा कर के उसको नॉर्थ में हराओ। तो जो ये मराठाओं की वन ऑफ द मेन ब्रांच थी नॉर्थ में, तो वॉरेन हेस्टिंग ने वहाँ पर हमला करने के लिए कहा। तो सिंधिया जो है घबरा गया, क्योंकि जो स्ट्रगल हो रहा था बॉम्बे और पेशवा के बीच, तो उसने कहा कि तुम इस स्ट्रगल को ख़त्म करो, अदरवाइज़ हमारे हाथ से ग्वालियर चला जाएगा। तो सिंधिया ने मेडिएशन की इनके बीच, और ग्वालियर के नज़दीक एक जगह है सालबाई, और वहाँ पर ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन की जाएगी। ट्रीटी ऑफ सालबाई ये आपकी साइन की जाएगी 1782 में। एक और रीज़न इस चीज़ के पीछे ये था कि इस पीरियड में वॉरेन हेस्टिंग ने जो मराठाओं के साथ भी युद्ध शुरू कर दिया था। सेकेंड मैसूर वॉर शुरू हो चुका था 1780 से लेकर के 84 तक। तो ये भी एक रीज़न था कि अब ये ट्रीटी करके चीज़ों को सेटल डाउन करना चाहता था वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग ने सिंधिया को कहा, बाकी लोगों को कहा कि देखो हमारा कन्फ्लिक्ट इतना ज़रूरी नहीं है। हमारा कन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा था? इसीलिए तो हो रहा था क्योंकि आपकी फैमिली में से रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था। चलो रघुनाथ राव को छोड़ देते हैं, हम रघुनाथ राव को पेशवा नहीं बनाएंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसे ही फेंक दिया रघुनाथ राव को साइड में। रघुनाथ राव को कहा गया कि तुम्हें पेंशन दी जाएगी पर तुम पेशवा नहीं बनोगे। तो इस सब में जो सबसे बड़ा लूज़र था वो था रघुनाथ राव। 3 अलग अलग ट्रीटीज़ हुई, है ना। ब्रिटिशर्स की शुरुआत में पिटाई हुई, फिर उन्होंने अलग रास्ता अपनाया कि अब हम नॉर्थ में अटैक करेंगे साउथ की जगह पर, है ना। तो जो बैटल सूरत से शुरू हुई थी, है ना, पहले सूरत से शुरुआत हुई थी जिस बैटल की, सूरत से फिर सालबाई तक जाके पहुंची ये, है ना। तो इस सब का रिज़ल्ट ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले ट्रीटी ऑफ पुरंदर वो की थी प्रपोज, फिर ट्रीटी ऑफ वडगांव भी साइन की गई थी, और अल्टीमेटली ये सब युद्ध एक तरह से हम कहेंगे कि ब्रिटिशर्स के फेवर में आएगा। कुछ लोग कहेंगे कि इस युद्ध में स्टेटस को मेंटेन हुआ था, पर अगर हम स्टेटस को साइड में छोड़ें, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, वो ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने
मराठाओं के अंदर की फॉल्ट लाइन को आइडेंटिफाई कर लिया था। फ्रॉम 1775 टू 1782 1775 से लेकर के 1782 तक कंपनी ने अब मराठाओं के अंदर की फॉल्ट लाइन को ढूंढ लिया था, यानी कि एक तरह से इनडायरेक्टली कंपनी ने मराठाओं को हरा ही दिया था। नो डाउट कि स्टेटस को मेंटेन किया गया था, पर वो इसलिए मेंटेन किया गया था कंपनी द्वारा ताकि वो लोग मिल कर के एक कॉमन एनिमी पर फोकस करें, और वो कॉमन एनिमी था मैसूर। सालबाई की ट्रीटी ने एक्चुअली मराठाओं के डाउनफॉल की शुरुआत कर दी थी एक तरह से, और अल्टीमेटली फ्यूचर में हम देखेंगे कि ट्रीटी ऑफ सालबाई के बाद कंपनी 20 साल इंतज़ार करेगी, और फिर क्योंकि इंतज़ार इसलिए करेगी क्योंकि कॉमन एनिमी जो कि मैसूर था उस पर फोकस करना था, क्योंकि कंपनी अब मराठाओं का यूज़ करेगी अपने एम्बिशन के लिए। इनका अपना एम्बिशन था मैसूर को हराना। तो पहला जो मैसूर वॉर थी, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1766 से लेकर के 69 तक, उस समय भी कंपनी ने कोशिश की थी माधवराव को यूज़ करने की अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए। और सेकंड मैसूर वॉर होगी आपकी 1780 से लेकर के 1784 तक, उसमें भी कंपनी नाना फडणवीस को यूज़ करेगी अपने ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली नाना फडणवीस का ही यूज़ होगा ना, क्योंकि सवाई माधवराव तो बच्चा ही था, क्योंकि रियल पावर तो नाना फडणवीस के हाथ में ही थी। और अब जब थर्ड मैसूर वॉर होगी 1790 से लेकर के 1792 के पीरियड में, तो इस पीरियड में फिर से नाना फडणवीस इम्पॉर्टेंट या फिर हम कहें प्रोमिनेंट रोल प्ले करेंगे टीपू को हराने में। और इसके बाद मराठाओं को भी जीत के बाद टेरिटरी दी गई थी, मैसूर की टेरिटरी में से हिस्सा दिया गया था। तो जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होगी 1799 में, उस समय तक मराठाओं के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी प्रकार का गलत बिहेवियर नहीं करेगी। पर जब 1799 में 1799 में मैसूर को हरा दिया जाएगा, टीपू सुल्तान को मार दिया जाएगा, उसके बाद फिर से कंपनी अब मराठाओं के अंदर फॉल्ट लाइंस क्रिएट करना शुरू कर देगी, और इसी की वजह से सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होगी 1803 ऑनवर्ड्स। 1803 के बाद सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होगी। बैकग्राउंड में हम देखेंगे कि जब मैसूर हो रहा था तो मराठाओं को जिंदा रखा गया था कंपनी द्वारा, इवन दो कंपनी ने ऑलरेडी मराठाओं के अंदर की फॉल्ट लाइंस देख ली थी पहले। तो हम कह सकते हैं कि मराठाओं को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाया गया ताकि मराठाओं का यूज़ किया जा सके मैसूर को हराने के लिए। फाइनली 1817 से लेकर के 1818 में मराठाओं को थर्ड एंग्लो मराठा वॉर द्वारा हरा दिया जाएगा, और फिर पेशवाशिप को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें बैकग्राउंड की स्टोरी समझना ज़रूरी है, तभी हम फॉरवर्ड वाली स्टोरी को समझ पाएंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।